हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 13 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज है इसे हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ ही आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। और मैं रोज नोटिस करती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से आंसर देते हैं, और आप में से जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहे हैं आप भी कोशिश कीजिए, भले से ही सारे आंसर आपसे नहीं दिए जाएं बट जितना हो सके आप उतना आंसर्स देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू होती रहे। और साथ ही आप जो प्रीवियस सेशन है उसे भी रिवाइज कीजिएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप आगे का पढ़ते रहें और पिछले करंट अफेयर्स भूल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। और राष्ट्रीय मामले में हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिया वाटर इम्पैक्ट सबमिट। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट सबमिट जो है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और ये 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वर्चुअल सबमिट होगी। ये जो सबमिट है इसे इनोग्रेट किया गया है रतन लाल कटारिया, जो कि हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति है। अर्थात ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो IWIS अर्थात इंडिया वाटर इम्पैक्ट सबमिट 2020 हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड रिवर बॉडी। अर्थात जो वाटर बॉडीज होती हैं और जो नदियां होती है उनका व्यापक विश्लेषण करना और ये जो जल निकाय होते हैं इनका समग्र प्रबंधन करना। तो अगर हम यहाँ पर IWIS 2020 के बारे में बात करें तो ये जो समिट है इसका आयोजन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडी अर्थात सी गंगा, इन दोनों के द्वारा पानी से संबंधित जो मुद्दे हैं और प्लैनेट पे सबसे कीमती संसाधन जो है पानी जो है वो हमारे पृथ्वी का जो प्लैनेट है उसका सबसे कीमती संसाधन है, उसको बचाने के लिए जिन कदम को उठाने की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपको 2020 की थीम पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम है अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। इसके साथ ही ये जो सम्मेलन है इसमें नदी का जो कायाकल्प है और जो स्थानीय नदी का व्यापक विश्लेषण है और समीक्षा जो है वो की जाएगी। अर्थात इसमें नदी का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ रिवर रेजुविनेशन एंड लोकल रिवर किया जाएगा। इसमें अर्थ गंगा के बारे में विचार विमर्श होगा, अर्थात इसमें डेलिब्रेशन होगी अबाउट अर्थ गंगा। अर्थ गंगा क्या है, हाउ रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस, अर्थात नदी जो है उसका संरक्षण जो है वो समन्वित विकास कैसे हो सकता है। इसके बाद में अगला है कोलीवार ब्रिज। तो कोलीवार ब्रिज जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बिहार में है। इसे हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, अर्थात हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनके द्वारा बिहार में सोन नदी पर उद्घाटन किया गया है इस पुल का। ध्यान रखना है आपको, ये बिहार में है और ये सोन नदी पर है। इस पुल का नाम है कोलीवार ब्रिज। इस पुल का जो निर्माण है उसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्शन का जो टोटल एक्सपेंस है उसकी बात करें तो वो है 256 करोड़ रुपीस की लागत लगी है इस ब्रिज में। इसके अलावा इस ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिज है ये सड़क और रेल यातायात जो है दोनों के लिए नदी पर मौजूद 2 लेन का ब्रिज है जो कि 138 साल पुराना है। अर्थात ये जो ब्रिज है ये 2 लेन ब्रिज है ओवर द रिवर फॉर बोथ रोड एंड रेल ट्रैफिक एंड इट इज़ 130 ईयर ओल्ड। इसके अलावा ये जो ब्रिज है इसे रिप्लेस किया गया है और अब जो नया ब्रिज बनाया गया है जिसका इनोग्रेशन हुआ है वो 3 लेन का ब्रिज होगा जिसमें कैरेज वे भी होगा। और ये जो ब्रिज है इट विल बी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन NH30 एंड NH922। इन दोनों का जो ट्रैफिक है वो कम करेगा। इट इज ऑल मेजर लिंक बिटवीन यूपी एंड बिहार। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सोन नदी के बारे में बात करें जिस पर ये ब्रिज है तो इसको सोने नदी या सोन नदी भी कहा जाता है। और ये जो सोन नदी है ये वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज है ऑफ रिवर गंगा की, अर्थात गंगा की ये प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका ओरिजिनेशन होता है नियर अमरकंटक ऑफ मध्य प्रदेश। सोन नदी का जो उद्घाटन होता है वो होता है
अमरकंटक के पास में मध्य प्रदेश से। अमरकंटक जो है वो एक पिलग्रिमेज टाउन है और ये एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया है। साथ ही ये मीटिंग पॉइंट है विंध्या और सतपुरा रेंज का। तो आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक जो है जिसके पास से सोन नदी का उद्गम होता है, ये विंध्या और सतपुरा रेंज जो है उसका मीटिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अमरकंटक जो है इट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नर्मदा एंड जोलिया रिवर, अर्थात सोन नदी के साथ साथ इस स्थान से नर्मदा नदी और जोहिला नदी भी निकलती है। इसके बाद में अगर हम कोलीवार ब्रिज के बारे में बात करें तो 1862 से लेकर 1900 तक द ब्रिज वॉज लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, अर्थात 1862 से लेकर 1900 का जो समय था उसके बीच में ये जो पुल है ये भारत का सबसे लंबा पुल था। और इसका इनोग्रेशन उस समय किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय जो वॉइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड एल्गिन, उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। और ये जो ब्रिज है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अब्दुल बरी ब्रिज। इस ब्रिज को, इस पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर अब्दुल बरी के बारे में बात करेंगे और लॉर्ड एल्गिन के बारे में भी बात करेंगे। तो लॉर्ड एल्गिन जो है वो 1862 से लेकर 1863 तक भारत के वॉइसरॉय रहे थे। इनसे पहले भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो मार्च 1862 में भारत छोड़ के चले गए थे और एक महीने बाद में लॉर्ड कैनिंग की मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड जाने के बाद में, और उनके सक्सेसर बने थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो है वो ऑलरेडी सर्व कर चुके थे एज अ गवर्नर ऑफ जमाइका फ्रॉम 1842 टू 1847 एंड गवर्नर ऑफ कनाडा फ्रॉम 1847 टू 1854। इन 1857 he was sent to Anhui to China to open a trade for British. He became Viceroy and Governor General of India in 1862. ये 1862 में भारत के Viceroy और Governor General बने थे, but in a very next year he died in धर्मशाला ऑफ अ हार्ट अटैक। धर्मशाला नाम का जो एक स्थल है वहां पर हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद ही। जो लॉर्ड एल्गिन है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जाना जाता है उस समय का जो वहाबी मूवमेंट हुआ था उसके लिए। ही इज नोन टू हैव अबैंडन्ड द पॉम्प ऑफ अर्लियर गवर्नर जनरल एंड ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। द वहाबी, अ ग्रुप ऑफ टर्बुलेंट एंड फैनेटिकल मोहम्मदन इन द नॉर्थ वेस्ट वर सप्रेस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अबुल बरी के बारे में बात करें, जिनके नाम पर अबुल बरी ब्रिज भी कहा जाता है इस कोलीवार ब्रिज को, तो अबुल बरी जो हैं he was an Indian academic and social reformer. He wanted to bring India free from social inequality, free from slavery and communal disharmony. He played a major role in uniting the worker section in state of Bengal, Bihar, Odisha during the freedom struggle in 1921, 22, 42. He was the president of Tata Workers Union. तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला है नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इनोग्रेटेड इन तेलंगाना, अर्थात तेलंगाना में नेशनल सेंटर की स्थापना की गई है फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो हैं जी किशन रेड्डी, ही हैज इनोग्रेटेड द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट एट CRPF ग्रुप सेंटर इन हकीमपेट नियर हैदराबाद, तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद, तेलंगाना के पास में हकीमपेट नाम का एक स्थान है, वहां पर CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अगर हम यहाँ पर NCDE अर्थात नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट है इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात ये अपनी तरीके का पहला एस्टेब्लिशमेंट है टू रीस्किल एंड रिहेबिलिटेट द दिव्यांग वॉरियर्स ऑफ CRPF who suffered life threatening injuries in the line of duty। अर्थात ये उन CRPF के जवानों को रीस्किल अर्थात पुनः कौशल प्रदान करेगा और उनका पुनर्वास करेगा जिन्हें ड्यूटी के समय किसी तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई है। तो इस तरीके का कार्य करने के लिए ये एक पहला इनिशिएटिव है और ये CRPF के अलावा जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके जो
इंजर्ड जवान हैं उनके लिए भी कार्य करेगा। तो अगर हम यहाँ पर एनसीडीई के बारे में बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ मार्केट ड्रिवन एक्सपर्टीज होंगे, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स दी जाएगी, वेरियस स्पोर्ट्स स्किल दी जाएगी, और ये जो स्किल है ये इन दिव्यांग वॉरियर्स को दी जाएगी और इनको देके उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा ताकि वो फोर्स को सर्व कर सके और वो हमारे देश के लिए कार्य कर सके। इसके साथ ही इसमें जो भी पॉसिबल असिस्टेंस एंड कॉर्पोरेशन है, अर्थात जो भी संभव सहायता और सहयोग है वो इन दिव्यांग वॉरियर्स को दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में बात करें, सीआरपीएफ के जो वॉरियर्स हैं उन्हें ये दिया जाएगा। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स और ये इंडिया की लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको ध्यान रखना है ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। और सीआरपीएफ का जो प्राइमरी रोल है, इट लाइज इन असिस्टिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन पुलिस ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर साल नेशनल पुलिस कॉमोमेमोरेशन डे मनाया जाता है अक्टूबर 21 को। अक्टूबर 21 को हर साल नेशनल पुलिस कॉमोमेमोरेशन डे मनाया जाता है और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू पे होमेज टू द सीआरपीएफ पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग एन एम्बुश बाय चाइनीज ट्रूप्स इन 1959 इन द हॉट स्प्रिंग एरिया ऑफ लद्दाख रीजन। अर्थात 1959 में लद्दाख रीजन का जो स्प्रिंग एरिया था वहां पर चाइनीज ट्रुप के साथ में एक एम्बुश में जिन सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान गंवा दी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको होमेज देने के लिए ये जो अक्टूबर 21 है एवरी ईयर इसे मनाया जाता है नेशनल पुलिस कोमेमोरेटिव डे के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में अब हम यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात सीआरपीएफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल आपको पता होने चाहिए, ये है एपी माहेश्वरी। इसके अलावा सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ये है नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी अर्थात सेवा और निष्ठा। इसके बाद में अगला सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतरराष्ट्रीय मामले और इसमें हम चर्चा करेंगे एपीवैक्स फॉर डेवलपिंग कंट्री। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो कि मनीला बेस्ड है अर्थात जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, उनने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और उस इनिशिएटिव का नाम है द एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX। तो ये जो इनिशिएटिव है APVAX, आपको ध्यान रखना है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का है और इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटीज है ये डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज के लिए है और इस फैसिलिटी में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो $9 बिलियन एलोकेट करेगा APVX में। ध्यान रखना है कि इसमें बैंक जो है वो APVX के लिए $9 बिलियन का आवंटन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगी इन हेल्पिंग आवर डेवलपिंग मेंबर मीट देयर चैलेंजेस, ओवरकम द पैंडेमिक एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। अर्थात ये जो APVX की फैसिलिटी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी ताकि जो विकासशील सदस्य देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो चुनौतियों से निपट सके और महामारी को दूर करने के लिए और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने में ये महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसके साथ ही ये जो APVX है इसके थ्रू एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो रैपिड और इक्विटेबल सपोर्ट प्रदान करेगा डेवलपिंग मेंबर्स को जिनको फाइनेंस की जरूरत है टू प्रोड्यूस वैक्सीन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको कोविड-19 के संबंध में वैक्सीन बनाने के लिए फाइनेंस की जरूरत है उसमें मदद करेगा APVX। और साथ ही कोविड-19 वैक्सीन को सुरक्षित, समान और कुशलता से प्रबंधित करने के लिए अर्थात एबल टू सेफली, इक्विटेबली एंड एफिशिएंटली मैनेज एंड डिलीवर कोविड-19 वैक्सीन, तो उसके लिए ये उचित योजना और ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है अर्थात उसके लिए एक एक्यूरेट प्लान और नॉलेज की आवश्यकता है और वो प्रदान करेगा APVX। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउलो रोसो की। तो पाउलो रोसो जो है
वो इटली से हैं और ये 1982 का जो वर्ल्ड कप था उसके हीरो रहे थे और इनका अब निधन हो गया है। इटली के लेजेंडरी फुटबॉलर हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है पाउलो रोसी जो है उनका संबंध है फुटबॉल से। ये इटली के लेजेंडरी फुटबॉलर थे, अर्थात ये इटली के महान फुटबॉलर थे। ही लेड द कंट्री टू विक्ट्री इन 1982 वर्ल्ड कप, अर्थात 1982 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत दिलाई थी इटली को इन्होंने, और अब इनका निधन हो गया है। इनकी उम्र थी 64 ईयर्स की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रोसी जो है उनने 6 गोल स्कोर किए थे, जिसके बाद में जो इटली है वो 1982 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें ब्राजील के खिलाफ जीत गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1982 का फीफा वर्ल्ड कप इटली ने जीता था ब्राजील के खिलाफ, ये इटली का तीसरा वर्ल्ड कप था। और इसके अलावा 1938 के बाद में ये इटली का पहला वर्ल्ड कप था जो इन्होंने जीता था। इसके साथ ही यहाँ पर इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट ही वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन बूट एज टॉप गोल स्कोरर। टॉप गोल स्कोरर होने के चलते इन्हें गोल्डन बूट मिला था। इसके अलावा इन्हें गोल्डन बॉल मिला था उसमें फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और इसके साथ ही इन्हें 1982 बैलोन ड'ओर एज यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला था। और इसके साथ ही इन्हें वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था 1982 में। एक ही साल में गोल्डन बूट मिला, गोल्डन बॉल मिला, 1982 का बैलोन ड'ओर मिला और इसके साथ ही इन्हें वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला 1982 में। तो एक ही वर्ष में ये सभी प्राप्त करने वाले इटली से पहले पुरुष खिलाड़ी थे ये। इसके साथ ही रोसी जो है उन्होंने 20 गोल स्कोर किए थे इन 48 अपीयरेंसेस फॉर द इटालियन नेशनल साइड एंड इज वन ऑफ द इटलीज टॉप स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री विथ 9 गोल ओवरऑल। अर्थात ये जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है उसमें इटली के टॉप स्कोरर्स में से एक हैं। इसके बाद में हम अनिका सोरेनस्टमैन के बारे में बात करेंगे पर्सनालिटीज में। तो अनिका सोरेनस्टमैन जो है वो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन जो है उनने इन्हें इलेक्ट किया है एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट इफेक्टिव जनवरी 1 2021। अर्थात 1 जनवरी 2021 से ये प्रभावी अध्यक्ष होंगी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अभी जो प्रेसिडेंट है पीटर डॉसन, वो अपना 10 साल की जो लीडरशिप और सर्विस है उसके बाद में अब इस पद को छोड़ेंगे और इसके बाद जो पद ग्रहण है वो किया जाएगा अनिका सोरेनस्टमैन के द्वारा। ये जो सोरेनस्टमैन है ये 72 टाइम विनर है ऑन दी एलपीजीए टूर एंड ये फॉर्मर नंबर 1 है फ्रॉम स्वीडन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्वीडन से हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के संबंध में हमने कुछ दिनों पहले भी चर्चा करी थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो सामान्यतः दावोस स्विट्जरलैंड में होती है, लेकिन पहले ये स्विट्जरलैंड के दूसरे स्थान पर शिफ्ट की गई थी और अब ये बोला जा रहा है कि अब ये जो मीटिंग है इसे सिंगापुर होस्ट करेगा, जबकि हर साल जो है इसे स्विट्जरलैंड के द्वारा होस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो पुराने करंट अफेयर हैं उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है, उनको भी लिंक करते हुए चलना है ताकि आप इन्हें याद रख सकें। इसके अलावा अगर हम गोल्फ के बारे में बात करें तो गोल्फ बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट अगेन इन 2016 आफ्टर 112 ईयर, अर्थात 112 साल के बाद में 2016 में फिर से ओलंपिक खेल का हिस्सा बना था गोल्फ। तो अगर यहाँ पर हम गोल्फ के बारे में बात करें तो गोल्फ जो है वो ओलंपिक में 2016 से पहले 2 बार ही फीचर हुआ है, 1900 में और 1904 का जो ओलंपिक हुआ था। और उसके बाद में 112 सालों के बाद में ये जो स्पोर्ट है ये ओलंपिक गेम्स में वापस आया था 2020 समर ओलंपिक्स में। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो हर साल प्रकाशित किया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रकाशित करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अभी हमने पहले भी चर्चा करी, उनके द्वारा जो फैसिलिटी लेकर आई है उसके बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो पर्पस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इसकी अभी जो मेंबर कंट्रीज है वो 68
कंट्रीज है इसकी मेंबर है। इसके साथ ही इसके प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए, तो अभी इसके प्रेसिडेंट है मस्तासुगु असाक्वा। तो अगर हम यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में बात करें, तो ये जो आउटलुक लाया गया है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बताया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट इज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%, अर्थात ये 8% से अनुबंधित होगी इन दी फिस्कल ईयर 2020-21। पहले ये एस्टिमेट लगाया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट वुड कॉन्ट्रैक्ट बाय 9%, अर्थात ये 9% गिरेगी, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि ये 8% होगी। तो ये जो फॉरकास्ट है ये जीडीपी फॉरकास्ट है इंडिया का एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और साथ ही जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसे 8% रखा गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का एक अनाउंसमेंट के तहत आए हैं। इसके साथ ही जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है उसके अनुसार जो डेवलपिंग एशिया है इट इज टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 0.4% इन 2020 एंड ग्रो बाय 6.8% इन 2021, अर्थात कोविड-19 के चलते जो देखा जा रहा है कि सारी जो इकोनॉमी है वो गिरी है 2020 में, तो एशिया के लिए बोला जा रहा है कि जो डेवलपिंग एशिया है वो 0.4% गिरा है और 2021 में इसकी जो इकोनॉमी है वो 6.8% आगे बढ़ने की संभावना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि जो साउथ एशिया की ग्रोथ है 2020-21 फिस्कल ईयर में वो 7.2% होगी। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स एंड अवार्ड्स, और इसमें हम चर्चा करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 की। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है अशरफ पटेल को। तो अशरफ पटेल जो कि फाउंडर मेंबर और बोर्ड ऑफ मेंबर है परवाह एंड कम्युनिटी द यंग कलेक्टिव की, उन्हें डिक्लेयर किया गया है द विनर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये 11th एडिशन है इस एनुअल अवार्ड का, और ये अवार्ड दिया जाता है सचवब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा 2010 से। तो इस तरीके से ये इस पुरस्कार का 11वां संस्करण है, 2010 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री जो है हमारे देश की स्मृति जुबिन ईरानी, उनके द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट्स में आज हम चर्चा करेंगे खेती के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटेंस फार्मिंग की, अर्थात जो निर्वाह खेती होती है उसकी। यहाँ पर निर्वाह खेती का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो निर्वाह खेती में क्या होता है आप इस शब्द से समझ सकते हैं। निर्वाह खेती मतलब सिर्फ अपना निर्वहन करने के लिए जो खेती की जाती है, स्वयं के लिए जो खेती की जाती है। तो उसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, मतलब छोटी सी जगह पर वो खेती की जाती है। इसमें जो प्रिमिटिव टूल्स और मेथड होते हैं, जो पुराने औजार और विधि होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें लेक ऑफ फर्टिलाइजर होता है, उर्वरकों की कमी होती है, और हाई यील्डिंग वेराइटीज जो होती है उनकी कमी होती है। इसके साथ ही इसमें जो मोस्ट ऑफ द यील्ड है, ज्यादातर जो पैदावार है वो फैमिली के द्वारा ही कंज्यूम की जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। इसके बाद में नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग, अर्थात गहन कृषि। तो इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, अर्थात वो यंत्रों से की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है। इसमें जो एडवांस फर्टिलाइजर होते हैं, जो उन्नत किस्म के उर्वरक होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है ताकि फसल ज्यादा हो। साथ ही इसमें हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होते हैं, अधिक उपज देने वाली जो किस्मों के बीज होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, अर्थात ये कृषि जो है वो लाभ के लिए की जाती है, स्वयं के लिए नहीं की जाती। इसके बाद में दूसरी होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि को स्थानांतरित करना, स्थानांतरित कृषि जो होती है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है ये मोस्टली ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता है, ज्यादातर जो आदिवासी हैं उनके द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है, और अलग अलग जगह पर ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट लैंड होता है, जो जंगल होते हैं,
वहाँ के जो पेड़ होते हैं उन्हें गिराकर या जलाकर साफ किया जाता है और उसके बाद में उस जगह पर खेती की जाती है तब तक जब तक कि जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी रहती है। और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, उपजाऊपन मृदा का कम होने लग जाता है, तो जो कल्टीवेशन है उसे शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर इस तरीके से दूसरी किसी जगह कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये जो कृषि है इसे झूम कृषि बोला जाता है असम में, पोडू बोला जाता है उड़ीसा में। तो आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को असम में झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में पोडू कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कुछ फील्ड के बारे में बात करें, कृषि और उससे संबंधित कुछ अन्य क्षेत्र के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर का मतलब पता होना चाहिए। कृषि का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल अर्थात मिट्टी की खेती और जानवरों का पालन। फिर हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोला जाता है बागबानी। बागबानी का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, नट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट अर्थात सजावटी पौधे जो होते हैं, फल या फिर सब्जी फल, इनकी खेती। इसके बाद में होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब आप समझ सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की खेती। इसके बाद में होता है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स अर्थात पेड़ों की और झाड़ियों की खेती। इसके बाद में होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है बी कीपिंग अर्थात मधुमक्खी पालन। फिर है एक्वाकल्चर अर्थात जलीय कृषि। जलीय कृषि का आप नाम से ही मतलब समझ सकते हैं कि ये होता है कल्टीवेशन एंड रियरिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल अर्थात जो जलीय पौधे और जानवर होते हैं उनका खेती और पालन करना कहलाता है एक्वाकल्चर। इसके बाद में होता है एविकल्चर। एविकल्चर मतलब पक्षी पालन। तो इसमें क्या किया जाता है? रियरिंग ऑफ बर्ड अर्थात पक्षियों का पालन किया जाता है। फिर है पिस्कीकल्चर। पिस्कीकल्चर मीन रियरिंग ऑफ फिशेस अर्थात मछली का पालन। तो मछली जो है उसका उपयोग भी एक खाद्य के रूप में किया जाता है, तो मछली पालन जो है उसे पिस्कीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद है पॉमीकल्चर। पॉमीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स अर्थात फलों की खेती। फिर है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब है ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म अर्थात जो रेशम के कीड़े हैं उनका प्रजनन करना और रेशम का उत्पादन करना जो है वो होता है सेरीकल्चर। फिर है विनीकल्चर या विटीकल्चर। ये होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स अर्थात जो अंगूर है उसकी खेती कहलाती है विनीकल्चर या विटीकल्चर। ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आपको ये पता लगे कि आप पूरे सेशन में कितने ज्यादा अटेंटिव थे और आपको कितना और कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 के विजेता का नाम बताइए। गीता कोटबल्ली, दिनेश अनुराग सिंह ठाकुर या अशरफ पटेल। दूसरा है, legendary footballer Paolo Rossi, who has passed away recently, was from which country? महान फुटबॉलर पाओलो रोजी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश से थे? सर्बिया, स्पेन, इटली या ब्रिटेन। नेक्स्ट है, द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 इज विच एडिशन ऑफ एनुअल इवेंट अर्थात ये जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 हो रही है ये वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। अगला क्वेश्चन है, द कोलिवार ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। कोलिवार पुल जो है उसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, काठमांडू, जकार्ता या ढाका। नेक्स्ट है, IWIS 2020 का विषय क्या है? रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट, वैल्यूइंग वाटर, ट्रांसफॉर्मेटिंग वाटर, डिसरप्टिव डिजाइन या वाटर इन्वेस्टमेंट। अगला है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी inaugurated the कोइलवार ब्रिज ओवर द सोन रिवर इन बिहार। दिस ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज, ये जो ब्रिज है जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में सोन नदी पर किया है, इस पुल को किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल बरी ब्रिज, गांधी सेतु, जवाहर सेतु या विक्रमशिला सेतु। इसके बाद में अगला है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड, मनीला
फिलीपींस, जिनेवा स्विट्जरलैंड या पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करनी है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ही आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।